नमस्कार, मैं हूं महेंद्र और आप देख रहे हैं न्यूज शॉर्ट। आज एक ऐसे मसले की बात, एक ऐसी खबर जो लगातार चर्चा में बनी हुई है, सुभाष चंद्रा के लोन के बारे में। एनसीएलटी से फैसला आया है, सुभाष चंद्रा का लोन सेटल किया गया है। 22,000 करोड़ का लोन 6.5 करोड़ में सेटल हो गया। लोग कह रहे हैं भाई हमारे को भी बता दीजिए क्या तरीका है, कैसे सेटल किया जा सकता है, क्योंकि अगर इतना प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, हम भी दिवालिया हो जाते हैं। 22,000 करोड़ का लोन अगर 6.5 करोड़ में सेटल हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आम व्यापारियों को बता दीजिए, आम लोगों को बता दीजिए। तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही। कांग्रेस पूछ रही है कि एनसीएलटी ने ये जो हेयर कट है ये हुआ है, ये हेयर कट हुआ है या मुंडन हुआ है। ऐसे ही सीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, फाउंडर भी कह रहे हैं कि भाई ये सबको बता दीजिए। वाकई ये गजब चमत्कार हुआ है कि 22,000 करोड़ का लोन 6.5 करोड़ में सेटल हो गया है। तो इसकी बारीकियों को आज हम समझेंगे कि क्या कुछ मामला है पूरा, ये किस तरीके से ये 22,000 करोड़ का लोन है और सुभाष चंद्रा के ऊपर क्या लाइबिलिटी है, कितना इनके ऊपर देनदारी है, क्या 6.5 करोड़ की ही देनदारी है कि ज्यादा है, और इनकी जो कंपनियां इसमें इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये जो बच गए हैं इतने में, कानूनी तौर पर आगे कानूनी तौर पर चैलेंज करेंगी कंपनियां। ये भी कह रही हैं बैंकें कि इसमें बात बनेगी नहीं, ये जो ऑर्डर आया है। तो इसको पूरा समझेंगे, जो एनसीएलटी ने किया है, जो ऑर्डर दिया है उसको समझेंगे और इनकी पूरी कंपनियों के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि एनसीएलटी ने जो मंजूर किया है वो ये है कि 6.5 करोड़ सुभाष चंद्रा जी पेमेंट करेंगे, जिसमें कि 25 लाख रुपए ये कानूनी खर्च का है, बाकी 6.25 करोड़ रुपए ये लेनदारों को देंगे। और दूसरा उसमें ये एक्सपेक्ट किया गया है कि इनकी जो कंपनियां हैं उनसे 1494 करोड़ रुपए लिया जाएगा, वसूला जाएगा, मिल सकता है। जो बैंक हैं जिन्होंने लोन दिया है उनको कारपोरेट वसूली हो सकती है। तो अब देखिए बात यह है कि ये मामला आया कैसे, शुरू कैसे हुआ। तो एक कंपनी विवेक इंफ्राकॉन, जिससे 170 करोड़ रुपए का लोन लिया था विवेक इंफ्राकॉन, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने लोन दिया था। जब पेमेंट में थोड़ी गड़बड़ी हुई, रीपेमेंट में पैसा नहीं पहुंच रहा होगा समय पर, तो उन्होंने कोर्ट के, एनसीएलटी के दरवाजे खटखटाए कि हमारा लोन दिलाइए। तो 2022 में ये प्रक्रिया शुरू हुई दिवालियापन यानी दिवालिया घोषित करने की। ये दिवाला प्रक्रिया जो होती है ये शुरू हुई 2022 में। तो मामला यहां से सामने आया। फिर ये पूरी सीरीज बन गई। जितनी भी इनकी कंपनियां थी, 5-7 कंपनियां, उन सब कंपनियों का यही हाल होने लगा। तमाम बैंकों ने अपने दावे शुरू कर दिए कि भाई आप जो है पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो वो सारी बैंकें भी इस दिवाला प्रक्रिया में शामिल हो गई कि भाई हमें भी इसमें शामिल होना है, हमारी भी वसूली इनके ऊपर बकाया, हमें भी ये पैसा नहीं मिल रहे हैं। तो 22,006 करोड़ टोटल जो है ये स्वीकृत किया गया कि ये दावे 22,006 करोड़ के दावे बनते हैं बैंकों के, जो कि बैंकों को मिलना चाहिए। लेकिन अब जो एनसीएलटी ने कहा है वो कुल मिला के 1,500 करोड़, 1,494 करोड़ कंपनियों को और 6.5 करोड़ सुभाष चंद्रा साहब को देना है। ये बात आई। अब बात आई कि ये आखिर सुभाष चंद्रा जी इसमें बीच में कैसे आए। कंपनियां तो सब कंपनियां हैं, उनका अलग तरीका होता है। तो सुभाष चंद्रा जी ने इन सभी कंपनियों को पर्सनल गारंटी दी थी लोन लेते वक्त कि भाई अगर ये कंपनियां जो आप लोन दे रहे हो इन कंपनियों को, इनकी गारंटी मैं लेता हूं। तो अब उस कानूनी प्रक्रिया में चंद्रा साहब फंस गए, क्योंकि वो कंपनियां लोन दे नहीं पाई, डिफॉल्ट कर गई। और पूरी की पूरी देनदारी चंद्रा साहब के माथे पर आ गई। बैंकों ने कहा साहब आपकी कंपनी नहीं दे पा रही तो आपसे हम वसूलेंगे। और यही मामला एनसीएलटी में गया। 22,006 करोड़ का जो दावा है वो स्वीकृत किया गया कि ये टोटल इतने की दावेदारी बनती है।
अब उसमें जो 2574 करोड़ की जो इनकी गारंटी थी वो लोन वाली, बाकी अतिरिक्त गारंटी भी इन्होंने दी थी। लोन लेते वक्त करीब करीब 2600 करोड़ की गारंटी दी थी चंद्रा साहब ने, और उसके बाद फिर अलग से अतिरिक्त गारंटियां भी दी थी। तो कुल मिलाकर इस तरीके से ये मामला बना, और इसमें एक्सेल और जी ग्रुप की कंपनियां शामिल हैं। एक्सेल और जी ग्रुप की कंपनियां सुभाष चंद्रा जी के ही परिवार की हैं, सुभाष चंद्रा जी की ही हैं, और उन कंपनियों में कुल मिला के लोन का मामला है 22,000 करोड़ का ये बना। ये कोई इनका पर्सनल लोन नहीं है, कोई व्यक्तिगत लोन नहीं लिया उन्होंने, कंपनियों के लिए ये लोन लिया गया था, तो उसका मामला बनता है। अब जो कंपनियों ने, जिन कंपनियों ने इनके ऊपर, जिन कंपनियों ने लोन लिया था, वो कंपनियां मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। ये कंपनियां हैं, देखिए, एक्सेल कारपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, एसएल कारपोरेट रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। स्पिरिट इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। जेनियर इंफ्रा पावर एंड मल्टी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी है। मल्टी वेंचर्स, ये डायरेक्ट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। चूरू इंटरप्राइजेस एलएलपी है। प्रिकॉम मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। तो इन कंपनियों ने जो है लोन लिया था, एनसीएलटी में जो हमें मिला, जो आंकड़ा मिला, जो रिकॉर्ड मिला, उनके हिसाब से इन कंपनियों ने लोन लिया था, और फिर उसके बाद ये जब डिफॉल्ट कर गई कंपनियां, तब जो है ये मामला पहुंचा कि चंद्रा साहब आप लोन गारंटर हैं आप, और आप हमारा लोन चुकाइए। और किस किस का लोन फंसा हुआ है और कौन कौन से बड़े नाम है, उसमें है LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, RBL बैंक और यूनियन बैंक। ये सारे बड़े बैंक हैं जो जिन्होंने कहा है कि ये जो भुगतान योजना है इनको हम नहीं मानेंगे। जो NCLT का ऑर्डर आया है हम इसके खिलाफ जाएंगे, और हम ये NCLT के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। तो इन बैंकों ने कहा है कि भाई हम जो आपने जो कहा है ये हम नहीं मानेंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि चंद्रा साहब की जो पर्सनल, दरअसल पर्सनल गारंटी में होता है कि जो पर्सनल गारंटी देता उसका भी देखा जाता है कितना एसेट है, कितनी लायबिलिटी है। तो इन कंपनियों ने कहा कि देखिए 2017 में जो इनकी जो क्षमता थी, वित्तीय क्षमता थी चंद्रा साहब की, सुभाष चंद्र साहब की, वो 45,888 करोड़ की थी, और 2018 में 40,562 करोड़ की क्षमता थी इनकी। ये सब आंकड़े, संपत्ति और इनका जो भी रहा होगा, इनके एसेट्स वगैरह, ये सब कुछ बैंकों ने, इन सब जो इन्होंने इनको लोन दिया था उन्होंने कहा है कि ये सारी चीजें थी। और अब जो 6.5 करोड़ का मामला बनता है, ये बिल्कुल नहीं बनता है 6.5 करोड़ की इनकी, जिसे कहते हैं ना कि औकात, तो 6.5 करोड़ की इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात बहुत ज्यादा है। और इसलिए हमें जो आपने पेमेंट का ये किया है कि इतना भुगतान कर दीजिए 6.5 करोड़, बात कुछ गले उतरती नहीं है, क्योंकि चंद्रा साहब पैसे वाले आदमी हैं और इतने से बात बनेगी नहीं। तो ये कुल मिला के मामला है। लेकिन अब एनसीएलटी में क्या है कि एनसीएलटी का ज्यादा कुछ रोल इस तरीके से होता नहीं है, थोड़ा ये समझने वाली बात है। एनसीएलटी क्या है कि कारपोरेट और जो लेनदार हैं, यानी कि जिन्होंने लोन दिया है, वो क्या सेटलमेंट करते हैं, बस उसी को थोड़ा देख दाख के कानूनी तौर पे ठीक ठाक है कि नहीं, इन लोगों ने जो सेटलमेंट किया थप्पा लगा देते हैं। तो इसमें हुआ ये कि 80.81% वोटिंग जो है वो समर्थन मिल गया भुगतान योजना को। जितने लोगों ने लोन दिया चंद्रा साहब की कंपनियों को, उनमें से जो एक इनका वोटिंग का एक होगा कि किसके कितने वोट हैं जिन्होंने लोन दिया, तो उनमें से 80.81% वोटिंग का समर्थन मिल गया कि ये जो एनसीएलटी ने भुगतान का योजना बनाई कि 6.5 करोड़ रुपए आप देना है आपको, उसको मिल गया।
अब एनसीएलटी ने इसी पे मुहर लगा दी कि ये कमर्शियल डिसीजन है और इसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। कुल मिला के इस तरीके से चंदा साहब 6.5 करोड़ में छूट गए। अब भुगतान योजना में 1494 करोड़ कंपनियों से आने की बात भी है। ये 1494 करोड़ रुपए ये कंपनियों से आने की बात भी कही गई है कि जिन कंपनियों ने लोन लिया वो तो 6.5 करोड़ 1494 करोड़ रुपए कंपनियों से आना है। तो कुल मिला के इस तरीके से बात कुछ बनी है। अब मामला तो ये आ गया, लेकिन मामला जब ये आया और जब इसकी रिपोर्टिंग हुई तो किसी के गले नहीं उतरा कि ये 22,000 करोड़ का लोन 6.5 करोड़ में कैसे छूट जा रहा है। तो 6.5 करोड़ मत मानिए, मानिए 1500 करोड़ में छूट रहा है। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है जिन कंपनियों ने लोन लिया वो 1494 करोड़ चुकाएंगे। ये इसका भी प्रस्ताव, भुगतान का प्रस्ताव। अब सवाल यह है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, RBL बैंक, यूनियन बैंक, इन बैंकों के हजारों करोड़ रुपए फंस गए, डूब गए एक तरीके से। क्योंकि एक तो कई साल से मामला चल रहा है, 2022 से मामला गया, भुगतान और पहले से नहीं हो रहा होगा, तो 4-5 साल तो ये हो गए। अब ये सारा जो है पैसा ये कहां से रिकवरी होगी इसकी, इसका कुछ अता पता नहीं है कि रिकवरी कहां से होगी। ठीक है, एनसीएलटी ने तो जो उनके पास फैक्ट थे, कमर्शियल डिसीजन था इन लोगों का, जो सारी चीजें थी उस पर मुहर लगी है। असली खेल कुछ और हुआ होगा कि किस तरीके से 80% 81% समर्थन मिला इस पेमेंट के भुगतान प्रक्रिया को। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो NCLAT जाएंगे। NCLAT मतलब राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में जाएंगे। उससे बड़ा है, NCLT से बड़ा है, ए लग गया उसमें, NCLAT, वहां जाएंगे लोग, चुनौती देंगे। और HDFC बैंक और LIC हाउसिंग फाइनेंस की ओर से इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी सामने आई है। खबरें ऐसी मिल रही हैं कि ये दो लोग जाने की सोच रहे हैं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये पता नहीं, अपील करेंगे और वहां क्या फैसला है कुछ पता नहीं। तो कुल मिलाकर इस तरीके से चंद्रा साहब का ये मामला है जिसमें कि कंपनियों ने लोन लिया, चंद्रा साहब ने पर्सनल गारंटी दी, गारंटर थे उस लोन के, और इस वजह से ये मामला पूरा उनके ऊपर आके टिका। अब सवाल है कि क्या दिवालिया कहलाएंगे चंद्रा साहब, क्योंकि मामला पूरे दिवालिया होने का ये था। तो यहां पर अभी ऐसे सीधे तौर पर नहीं कहा जा सकता कि दिवालिया हो गए, इसमें भी बड़ा टेक्निकल चीजें हैं। तब कहा जाएगा दिवालिया होना जब बिना मुक्ति वाला दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ये एक अलग है और दिवालिया होना प्रक्रिया अलग है। तो अभी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बड़ी अलग अलग चीजें हैं कि तो कुल मिला के समझ लीजिए सिंपल शब्दों में कि अभी इनको दिवालिया नहीं कहा जा सकता है, अभी प्रक्रिया चल रही है। तो फिलहाल अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि ये चुनाव भी लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे चंद्रा साहब। उस वक्त क्या फैसला आएगा, इनको दिवालिया घोषित किया जाएगा या नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए अनुच्छेद 102(1)(c) में संविधान के कहा गया है कि बिना मुक्ति वाला दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब दिवालिया कहते हैं, दिवालिया अगर चुनाव नहीं लड़ सकता। चंद्रा साहब तो पॉलिटिशियन भी हैं, राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं, तो शायद उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये दिवालिया घोषित हो जाएंगे। अभी ऐसा कुछ, आज के भी फैसले में ऐसा कुछ नहीं है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी ये भुगतान योजना मंजूर की है एनसीएलटी ने, अभी आगे कुछ और हुआ नहीं है। तो अब ये आगे ये भी कानूनी स्थिति महत्वपूर्ण हो जाएगी, देखना होगा। ठीक है, अब बात यह है कि जो लोग पर्सनल गारंटर बनते हैं लोन के समय में, बैंकें लिखवाती हैं, अंडरटेकिंग लेती हैं पर्सनल गारंटर की, तो जरा संभल के, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, वो छोटा छोटा लिखा होता है, कुछ पता नहीं चलता क्या कुछ है, कंपनियों के बड़े टर्म्स कंडीशंस लिखे होते हैं। वो पर्सनल गारंटर बनने से पहले थोड़ा समझ लेना कि आपके ऊपर कितनी लायबिलिटी आने वाली है। अगर डिफॉल्ट करती है कंपनी तो गारंटर के ऊपर
कितनी लायबिलिटी आनी। सुभाष चंद्रा जी गारंटर थे और इसीलिए पूरा लोन उनके ऊपर आया कि आप चुकाइए। तो ये समझने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि गारंटर बनने के समय थोड़ा ध्यान रखिए कि व्यक्तिगत गारंटी जो आप दे रहे हैं उसके क्लॉज वगैरह समझ लीजिए, फिर कीजिए। अब इसमें सवाल कई हैं, ये जो बड़ा सवाल ये नहीं है कि एक सवाल ये नहीं कि 22,000 करोड़ 6.5 करोड़ में कैसे सेटल हो गया, 6.25 करोड़ 25 लाख कानूनी प्रक्रिया की फीस वगैरह में लगा। असली सवाल यह है कि सुभाष चंद्रा की वास्तविक व्यक्तिगत संपत्ति कितनी है। ये जो है सुभाष चंद्रा की संपत्ति कितनी है, ये बड़ा सवाल है। किन किन लोन के लिए उन्होंने व्यक्तिगत गारंटी दी थी और ये गारंटियां कब दी गई थी। मूल कर्ज लेने वाली कंपनियों से कितनी वसूली हो पाएगी, कंपनियों की संपत्तियों और सुरक्षा की वास्तविक कीमत कितनी है, लेनदारों को अंततः कुल कितनी रकम मिलेगी और एनसीएलएटी में इस फैसले का भविष्य क्या होगा। ये बड़े सवाल हैं, क्योंकि आखिर पैसा जो 22,000 करोड़ एग्री हुआ है इतना है, तो ये पैसा डूब जाएगा और अगर डूब जाएगा तो बैंकों में किसका पैसा होता है, आम जनता का पैसा होता है। तो क्या ये 22,000 करोड़ डूब जाएंगे या ये जो बैंकें हैं या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने लोन दिया है वो वापस ले पाएंगे। अब आप एक बार समराइज कर लीजिए कि 22,006 करोड़ का पूरा व्यक्तिगत गारंटी का ये जो मामला है, ये उसमें से 6.25 करोड़ व्यक्तिगत भुगतान करेंगे सुभाष चंद्रा जी, 25 लाख दिवाला प्रक्रिया की लागत है और करीब 1494 करोड़ कर्ज लेने वाली कंपनियां ये भुगतान की राशि भुगतान करेंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। ये आप समझिए कि इतना बड़ा मामला जिसमें कि सबको चौंका दिया कि भाई ये चंद्रा साहब बहुत सस्ते में छूट गए। ये सबको पता होना चाहिए कि कैसे छूट गए और आने वाले और बाकी जो कारपोरेट घराने हैं जिनके ऊपर लोन है और लोन के जो डिफॉल्ट कर गए हैं, दिवालिया प्रक्रिया में हैं तमाम, वो कितने में छूटेंगे। ये बड़े बड़े अमाउंट हैं, ये 22,000 करोड़ का अमाउंट है, ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनका है। ये कुछ कहानी लोगों के गले नहीं उतर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये जो भारत में जो दिवाला प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। क्योंकि एक छोटा व्यक्ति, कोई होम बायर अगर या गाड़ी खरीदने वाला अगर गाड़ी का 1-2 लाख रुपए भी नहीं दे पाता, 20-25 हजार रुपए भी बकाया रह जाते हैं तो उसकी गाड़ी उठा ली जाती है। किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं, उनका छोटा छोटा लोन होता है, उनके लिए क्या प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। जब 22,000 करोड़ रुपए 1,500 करोड़ में छूट सकते हैं तो जो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख का लोन लेते हैं उनके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है क्या। ऐसी सोचने वाली बात है। कोई आत्महत्या कर लेता है, किसी की गाड़ी उठा ले जाते हैं, किसी का की कुर्की कर दी जाती है, बैंक के गुंडे भेजने लगते हैं, रिकवरी एजेंट्स भेजने लगते हैं। ये सारी चीजें सब आम जनता के लिए हैं, छोटे व्यापारियों के लिए हैं, आम आदमी के लिए हैं। क्या बड़े लोगों के लिए इस तरीके की उनकी कुर्की हो, उनकी जब्त कर ली जाए संपत्तियां, उनके यहाँ इस तरीके की चीजें हों जिस तरीके की किसानों के साथ होती हैं, जिस तरीके से आम आदमी के साथ होती हैं। ये बड़ा सवाल है। लोग इस बात को लेकर के बहुत बेचैन है, आश्चर्यचकित हैं कि इस तरीके का मामला भी भारत में हो सकता है। तो इस प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। आप क्या सोचते हैं, आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी क्या राय है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और इस खबर को विस्तार से पढ़ना हो तो ये वेबसाइट है, ये मेरा ही आर्टिकल लिखा हुआ है newshot.in NEWSSHOT.in पर आप इसे पढ़ सकते हैं। ये पूरा आर्टिकल पूरा विस्तार से लिखा हुआ है। देखिए ये मेरा ही लिखा हुआ आर्टिकल है। आप ये पढ़ सकते हैं पूरा आर्टिकल, यहाँ पर जाकर के हर एक चीज इसमें हमने विस्तार से बताई है। और
बाकी आप अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके का विश्लेषण जो बहुत पेचीदा होता है सरल शब्दों में आप तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।